नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला है जहां सबकी क्लास लगती है और खबर का हर चैप्टर विस्तार से खुलता है। आज कौन कौन से चैप्टर खोलने वाला हूं और किस किस की क्लास लगाने वाला हूं, पहले आपको वो बता दूं। नरेंद्र मोदी के गुजरात पर अरविंद केजरीवाल का जो रिपोर्ट कार्ड आया है, वो रिपोर्ट कार्ड कितना सही है, कितना गलत है, आज इसका चैप्टर खोलूंगा। क्या नरेंद्र मोदी के गुजरात में 27 साल में कुछ नहीं हुआ? कुछ भी नहीं, आज ये भी बताऊंगा। गुजरात को 0 नंबर देने वाले दावे का टेस्ट करेंगे। मनमोहन के अवार्ड नरेंद्र मोदी ने कैसे जीते, यह भी बताऊंगा। इसके अलावा भारत का वो गांव जो वक्फ की जागीर हो गया, अपने आप में अजब खबर है। वक्फ कानून का वो चैप्टर जो सेक्युलर भारत पर दाग है, आज वो भी खोलूंगा। लेकिन पाठशाला में सबसे पहले दिन भर की सारी बड़ी खबरों का एक साथ रिवीजन, फिर पहला चैप्टर खोलूंगा। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी के प्रदर्शन में बड़े पैमाने पर हिंसा और आगजनी हुई। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी ने सचिवालय चलो आंदोलन चलाया, जिसे रोकने में पुलिस ने पूरी ताकत लगाई। इस दौरान खूब हंगामा हुआ, आगजनी हुई, हिंसा हुई। बीजेपी के बड़े नेता कोलकाता में सचिवालय की तरफ मार्च करने निकले तो पुलिस ने उन्हें रोका, पानी की बौछार की, आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया। दरअसल ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी के प्रदर्शन में 90 लोग अरेस्ट हुए हैं, 22 महिलाएं हैं, 27 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कोलकाता, दुर्गापुर, रानीगंज, कूच बिहार और मिदनापुर में बड़ा प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस ने सख्ती की, जिससे हालात और बिगड़ गए और इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। महिलाओं पर भी लाठियां भांजी गई। बंगाल में बीजेपी के प्रदर्शन के खिलाफ पुलिस की ताकत लगाने को बीजेपी नेताओं ने आपातकाल बताया और पुलिस पर बर्बरता का आरोप लगाया। शुवेंदु अधिकारी ने एक वीडियो जारी कर यह दावा किया कि झारग्राम पुलिस स्टेशन के इंचार्ज ने सिविल कपड़ों में सर्विस रिवॉल्वर लहराई ताकि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को डराया जा सके। शुवेंदु अधिकारी ने एक और वीडियो ट्वीट किया जिसमें वर्दी में मौजूद सुरक्षा बल ताकत का इस्तेमाल करते दिख रहे हैं। बीजेपी के नेताओं की तरफ से पत्रकार और वरिष्ठ बीजेपी नेता स्वपन दास गुप्ता की एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर डाली जा रही है और दावा किया जा रहा है कि उनके ऊपर बर्बरता की गई। टीएमसी ने भी बीजेपी कार्यकर्ताओं पर अराजकता का आरोप लगाया। हिंसा की तस्वीरों पर टीएमसी के ट्वीट में कहा गया कि चश्मदीदों के मुताबिक लाठी और बीजेपी का झंडा लिए लोगों ने पथराव किया, पुलिस की गाड़ियां जला दी। बंगाल में हुई हिंसा के खिलाफ बीजेपी ने कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हाईकोर्ट ने बंगाल के डीजीपी और गृह सचिव से 19 सितंबर तक रिपोर्ट देने के लिए कहा है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के खर्च को लेकर बीजेपी ने कई सवाल उठाए। बीजेपी का आरोप है कि भारत जोड़ो यात्रा पर कांग्रेस 100 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। यात्रा के सोशल मीडिया पर प्रमोशन के लिए एक दिन में 21 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि 50 एसी कंटेनर के लिए 50 ट्रक किराए पर लिए गए और इन कंटेनर्स को हर 25 किलोमीटर पर 2.5 एकड़ की जमीन पर रखा जाता है। यूपी की तरह अब उत्तराखंड में भी मदरसों का सर्वे होगा। आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में मदरसों के कामकाज, गतिविधियों को लेकर लगातार शिकायतें आ रही हैं। इन शिकायतों को राज्य सरकार ने गंभीरता से लिया है। प्रदेश के सभी मदरसों का सर्वे किया जाएगा और ऐसे मदरसों को हटा दिया जाएगा जो अवैध रूप से बने। मदरसों को चलाने के लिए फंडिंग कहां से हो रही है, इसका भी पता लगाया जाएगा। आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर बीजेपी पर ऑपरेशन लोटस का आरोप लगाया है। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि दिल्ली के बाद पंजाब में बीजेपी ऑपरेशन लोटस चलाने की कोशिश कर रही है। हरपाल सिंह चीमा के मुताबिक पंजाब के 7 आम आदमी पार्टी विधायकों को बीजेपी तोड़ने की कोशिश कर रही है और इसके लिए विधायकों को 20 से 25 करोड़ रुपए का ऑफर दे रही है। हरपाल सिंह चीमा का दावा है कि जल्दी ही सरकार इस पर लीगल एक्शन लेगी। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने एसेंशियल मेडिसिन की नेशनल लिस्ट 2022 जारी कर दी है। नई लिस्ट में कुल 384 जरूरी दवाओं को रखा गया है और इसमें से 34 नई दवाओं को शामिल किया गया, जिनमें 4 एंटी कैंसर दवाएं भी हैं। एसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट 2015 के बाद पहली बार अपडेट की गई और इस लिस्ट में शामिल दवाओं की कीमत निर्माता मनमाने तरीके से नहीं बढ़ा सकते। इन दवाओं की कीमत नेशनल फार्मा अथॉरिटी तय करती है। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच फिर से जंग शुरू हो गया। अजरबैजान ने आज सुबह 4 बजे से ही आर्मेनिया पर हमले शुरू कर दिए। आर्मेनिया के 6 अहम सैन्य ठिकानों पर अजरबैजान ने बमबारी की। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि हमले में उनके 49 सैनिक मारे जा चुके हैं। आर्मेनिया ने आरोप यह भी लगाया कि लड़ाई में सिविलियन इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। अजरबैजान के हमले में आर्मेनिया के कई इलाकों में बिजली सप्लाई ठप पड़ गई है, जिससे ब्लैकआउट की नौबत आ गई।
दिन भर के खबरों के रिवीजन के बाद पाठशाला की पहली क्लास, और इसमें अरविंद केजरीवाल के उन दावों का टेस्ट करेंगे जिसमें केजरीवाल ने कहा कि गुजरात में पिछले 27 साल जीरो काम हुआ है। आज आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल जी का एक बयान वायरल हो रहा है जिसमें वो कहते सुनाई पड़ते हैं कि बीजेपी बैकडोर से सोनिया गांधी को पीएम बनवाना चाहती है। वैसे तो अरविंद केजरीवाल की बात किसी दूसरे संदर्भ में थी, उसको बीच से काटकर लोगों ने डाल दिया है तो वो अलग लग रही है। वो दरअसल तंज कस रहे थे, लेकिन इसी बयान में आगे केजरीवाल ने वो बात कही जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया। पहले मैं आपको अरविंद केजरीवाल जी का वो पूरा बयान दिखाता हूं जिसमें उन्होंने सोनिया गांधी वाली बात भी कही और वो दावा भी किया जिसका टेस्ट आज पाठशाला में मैं करूंगा। पहले बयान सुन लीजिए, फिर टेस्ट शुरू करते हैं। बैकडोर से सोनिया गांधी को देश का पीएम बनाना चाह रही है बीजेपी। उनसे प्रश्न पूछिए, आप हिम्मत कीजिए। दूसरा क्वेश्चन, हम सारी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। सारी सीटों पे लड़ेंगे। हम सारी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। मेरा ये कहना है, ये इस तरह के तर्क वितर्क कुतर्क, इससे गुजरात की जनता का भला नहीं होने वाला। बीजेपी हार रही है, कभी वो मेधा पाटकर को लेके आएंगे बीच में, कभी किसी को लेके आएंगे बीच में, कभी उनसे पूछो 27 साल में क्या किया और अगले 5 साल में क्या करोगे। जनता ये जानना चाहती है। 27 साल में कुछ नहीं किया और अगले 5 साल में इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है करने के लिए। आपने अगर ध्यान दिया हो तो केजरीवाल जी ने कहा कि गुजरात में पिछले 27 साल में कुछ हुआ ही नहीं, कुछ भी नहीं। अब यह अपने आप में बड़ा दावा है कि भाई जिस राज्य में 27 साल में ढेला नहीं उठाया, ढेला नहीं खसकाया, ढेला नहीं हिलाया, उस 27 साल में बीजेपी सत्ता में रही कैसे? इसका मतलब तो आप ये कह रहे हैं कि गुजरात की जनता जो है वो कोई काम हो ना हो बीजेपी को वोट कर देती है और बार बार वो जीत जाते हैं जीरो काम करके। ये तो अपने आप में पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स को पढ़ना चाहिए कि बीजेपी गुजरात में 27 साल कैसे सत्ता में रही है अगर जीरो काम किया है। अच्छा, उसमें कई साल ऐसे भी रहे होंगे जब बैलेट पेपर पर वोटिंग पड़ी होगी, हुई होगी, तो ये कोई भी ये भी नहीं कर सकता कि ईवीएम हैक कर लिया होगा इसलिए रह गए हो। और उन्हीं 27 साल में से एक मुख्यमंत्री जो है वो देश का पीएम भी बन गया। मतलब गुजरात के लोगों ने पहले उनको सीएम बनाए रखा बिना कोई काम किए और फिर कहा कि एक काम कीजिए, आप बहुत अच्छा कोई काम नहीं करते तो आप पीएम बनिए और कोई काम मत कीजिए। तो अपने आप में पहले ही बयान जो है वो डाउट से भर जाता है कि कैसे 27 साल में काम नहीं हुआ होगा। लेकिन फिर भी हमने सोचा इसका टेस्ट करते हैं फैक्चुअली। हमने इस पर रिसर्च की, हमारी पूरी टीम बैठी, हमने अलग अलग आंकड़े खंगाले, पता लगाया कि क्या वाकई पिछले 27 साल में गुजरात में कुछ नहीं हुआ। अरविंद केजरीवाल जी का दावा क्या सही है, नहीं है? अगर वो सच कह रहे हैं, आंकड़े भी वही गवाही देंगे, तो पब्लिक को पता लगना चाहिए कि भाई 27 साल से बीजेपी कुछ नहीं कर रही है गुजरात में। हमारी रिसर्च में कुछ आंकड़े मिले, अब मैं वो आंकड़े आपके सामने रखता हूं। आप खुद तय कर पाएंगे कि अरविंद केजरीवाल जी सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। क्या गुजरात में पिछले 27 साल में कुछ भी काम नहीं हुआ है? सबसे पहले हमने नीति आयोग की रिपोर्ट्स निकाली और इन रिपोर्ट्स में राज्यों की परफॉर्मेंस की पड़ताल की। अब आप कहेंगे नीति आयोग क्यों? नीति आयोग देश में नीति निर्धारक सुझाव देने वाली सबसे बड़ी संस्था है, सबसे बड़ी। गुजरात की स्थिति समझने के लिए हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी राज्य के विकास के लिए जो लक्ष्य तय किए जाते हैं उसके मामले में राज्यों की परफॉर्मेंस क्या होती है, नीति आयोग इसकी रिपोर्ट तैयार करती है। हमने कहा जरा देख लेते हैं, नीति आयोग ने सब राज्य की रिपोर्ट तैयार की है, इसमें गुजरात क्या कर रहा पता चल जाएगा। इस रिपोर्ट में 16 पैमाने दिए गए। इन 16 पैमानों पर राज्यों को नंबर दिया जाता है। क्या भाई? कि अचीवर है, कि फ्रंट रनर है, कि परफॉर्मर है और एस्पिरेंट। ये 4 कैटेगरी होते हैं। अचीवर वो होता है जिसने सब अचीव कर लिया, तो ये कैटेगरी तो वैसे ही बहुत कम लोग कर पाएंगे या कोई राज्य कर भी पाए या ना कर पाए। अचीव कर लीजिएगा फिर राज्य में बचेगा क्या? सतत विकास होता है तो अचीवर वाला। लेकिन मेन कैटेगरी हो गई फ्रंट रनर और परफॉर्मर और एस्पिरेंट, जिसमें नंबर के आधार पर हर राज्य को इन 4 कैटेगरी में डाल देते हैं। हमने रिपोर्ट देखी 16 तय पैमानों पर, 8 पैमानों पर गुजरात फ्रंट रनर है। मतलब नीति आयोग की जो रिपोर्ट है राज्यों को लेकर उसमें 16 पैमाने हैं, उसमें 8 पैमानों पर गुजरात फ्रंट रनर है, मतलब सबसे आगे चल रहा है। 16 में से 8 पर 50% पर, और 6 पैमानों पर परफॉर्मर है,
यानी 16 में से 14 पैमाने ऐसे हैं राज्यों के लेवल पर जहां गुजरात जो है वो शानदार परफॉर्म कर रहा है। केजरीवाल जी कह रहे हैं कुछ काम ही नहीं हुआ है। 28 राज्यों में गुजरात की ओवरऑल रैंकिंग 10 की है, यानी टॉप 10 में है गुजरात, और टोटल पॉइंट 69 है। 66 से 99 के बीच के पॉइंट वाले जो राज्य हैं वो फ्रंट रनर की कैटेगरी में आते हैं, इसमें गुजरात शामिल है। तो 27 साल से कुछ काम नहीं हुआ तो गुजरात फ्रंट रनर कैसे है, पॉइंट्स कैसे मिल रहे हैं, नंबर 10 रैंक पर कैसे? खैर, जिन पैमानों पर गुजरात फ्रंट रनर है यानी शानदार प्रदर्शन कर रहा है वो भी आपको बता देता हूं कि गुजरात जो है, गुजरात और किन किन पैमानों पर वो फ्रंट रनर है, मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है गुजरात। किन किन फील्ड में? पहला, गरीबी घटाना। तो गरीबी घटाने के मामले में गुजरात ने अच्छा परफॉर्म किया और इसमें 16th रैंक है गुजरात का, यानी बेहतर परफॉर्म किया। अब आता हूं स्वास्थ्य, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी जहां जाते हैं वो कहते हैं कि भाई स्वास्थ्य का जो मॉडल है वो तो दिल्ली जैसा होना चाहिए। नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि स्वास्थ्य के मामले में नंबर 1 रैंक है गुजरात का, रैंक नंबर 1 है स्वास्थ्य के मामले में पूरे देश के अंदर जो राज्य परफॉर्म कर रहा है। स्वच्छता के मामले में यानी क्लीनलीनेस, जो नरेंद्र मोदी देश से कहते हैं कि साफ रहिए, उनके खुद के राज्य में 3rd रैंक है गुजरात की, यानी टॉप 3 में गुजरात शामिल है स्वच्छता के मामले में। इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से देखिएगा और इंडस्ट्री के लिहाज से इसमें रैंकिंग गुजरात की क्या है? 1st रैंक। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से देश में गुजरात नंबर 1 है, नीति आयोग की रिपोर्ट कह रही है। केजरीवाल जी कह रहे काम ही नहीं हुआ है। अरे काम नहीं हुआ तो इंफ्रास्ट्रक्चर कौन बना के चला गया? एलियन आए थे। रहने लायक शहर और मोहल्ले, इसका भी रिपोर्ट कार्ड बनता है नीति आयोग की तरफ से। इसमें गुजरात कितने नंबर पर है? रैंकिंग 3rd है, 3rd रैंक है गुजरात का। मतलब वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस रहने के लिहाज से, शहर और मोहल्ले के लिहाज से। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, शांति प्लस न्याय प्लस मजबूत संस्थाएं जो होती हैं देश के अंदर, इस मामले में गुजरात की रैंकिंग क्या है आपको पता है? 2nd रैंकिंग है, 2nd रैंक है पूरे देश के अंदर। मतलब शांति व्यवस्था वहां बेहतर रहती है, गरीबी तेजी से घटा रहे हैं, स्वास्थ्य में नंबर 1 है, स्वच्छता में नंबर 3 है, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में गुजरात नंबर 1 है, रहने लायक शहर और मोहल्लों के हिसाब से नंबर 3 है रैंक नीति आयोग के लिहाज से। यह सब हो गया उस राज्य के अंदर जहां केजरीवाल जी कह रहे हैं कि 27 साल में 0 काम हुआ है। अगर 27 साल में बिना काम किए गुजरात ये है तो फिर तो हर राज्य में काम करना बंद कर देना चाहिए। गुजरात मॉडल वाला ही अपनाना चाहिए, काम मत करो और नंबर 1 हो जाओ। जिस राज्य के बारे में यह कहा जा रहा है कि 27 साल में कुछ नहीं हुआ, उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी देखना चाहिए कि यूपीए के जमाने में उस राज्य को भर भर के अवार्ड मिले। भाई यूपीए क्यों देगी अगर वो राज्य परफॉर्म नहीं करे? सोचिए कितनी मजबूरी से कांपते हाथों से अवार्ड देना पड़ता होगा, लेकिन जब ऐसा परफॉर्म कर रहा है तो देना ही पड़ेगा। तो गुजरात के अवार्ड देखिए आप, गुजरात को कितने अवार्ड मिले, और ये अवार्ड कब के बता रहा हूं आपको, 2004 से 2014, यानी यूपीए के राज में गुजरात को कितने अवार्ड मिले यूपीए सरकार से? 285 अवार्ड मिले, 285 अवार्ड मिले। केजरीवाल जी कहते 0 काम हुआ है। फिर कोई पूछे मनमोहन सिंह से कि बॉस जो राज्य काम नहीं कर रहा था, केजरीवाल जी कहते हैं उनको आप 285 अवार्ड दे दिए। और इस 285 में कौन कौन से अवार्ड हैं? 7 इसमें पीएम अवार्ड है, प्रधानमंत्री अवार्ड 7 बार मिला है गुजरात को यूपीए के राज में, और 82 अलग अलग अवार्ड मिले हैं
अलग अलग डिपार्टमेंट को, सरकारी विभागों से मिले, सरकारी विभाग से, और 172 अवार्ड मिले इसमें से एजेंसियों से। तो यह है गुजरात के अवार्ड का लेखा जोखा। अच्छा, किन किन मुद्दों पर अवार्ड मिले? सभी 285 अवार्ड की जानकारी देना तो संभव नहीं है, लेकिन जो अहम है कि किन किन बातों में गुजरात की तारीफ हुई, अवार्ड देने लायक उनको समझा गया। तब तो वहां मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी हुआ करते थे। तब क्या क्या अवार्ड मिला सुनिए। ग्रामीण इलाकों में वाटर और सैनिटेशन के लिए प्रधानमंत्री अवार्ड मिला। मतलब गांवों में पानी पहुंचाने और सैनिटेशन, मतलब कम से कम शौचालय हो, लोग जा सके, सैनिटेशन हो सके, साफ सफाई हो, इसके लिए प्रधानमंत्री ने गुजरात को अवार्ड दिया। केजरीवाल जी कहते काम ही नहीं हुआ है। फिर शहरी गरीब लोगों के लिए हाउसिंग डेवलपमेंट के लिए पीएम अवार्ड मिला। गरीब लोगों को शहर में घर मिल सके, इसके लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, उन्होंने अवार्ड दिया गुजरात को। तब के सीएम थे नरेंद्र मोदी। 2010-11 में सीएम ऑफिस को पब्लिक ओरिएंटेड सर्विस के लिए केंद्र सरकार से अवार्ड मिला। बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम BRTS के लिए गुजरात शहरी विकास विभाग को केंद्र से कई अवार्ड मिले। गुजरात के परिवार और स्वास्थ्य कल्याण विभाग को केंद्र सरकार से कई अवार्ड मिले। टूरिज्म सेक्टर में गुजरात सरकार को केंद्र सरकार से कई अवार्ड मिले। गुजरात प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड को ई गवर्नेंस मॉडल को नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड मिला। अवार्ड पे अवार्ड गुजरात जीतता रहा। केजरीवाल जी खड़े होकर कहते हैं कि जीरो काम किए हैं ये लोग, 27 साल में कुछ नहीं हुआ। भाई, नेताओं को टारगेट करना अच्छी बात है, पर एक राज्य से उसका गौरव छीन लेना कि वहां कुछ नहीं हुआ है, वहां सब खत्म है, और वो भी वो राज्य जो हर पैमाने पर, ज्यादातर पैमानों पर नंबर 1 है, ये तो वहां के लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा सुनकर। अवार्ड पाने का सिलसिला आज के दौर में भी चल रहा है, जब नरेंद्र मोदी केंद्र में है। साल 2021 में राष्ट्रीय स्तर पर गुजरात 3 कैटेगरी में नंबर 1 रहा। गुजरात को कृषि के क्षेत्र में 2 अवार्ड मिले। एक अवार्ड स्टार्टअप के क्षेत्र में मिला। कृषि क्षेत्र में जो 2 अवार्ड मिले, उसमें पहला अवार्ड प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में शिकायत निवारण की कैटेगरी में गुजरात के दमोह जिले को मिला। यह अवार्ड केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की तरफ से दिया गया। दूसरा अवार्ड कृषि के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए गुजरात के कृषि और किसान कल्याण विभाग के जियो स्पैटियल टेक्नोलॉजी की कैटेगरी में अवार्ड मिला। स्टार्टअप रैंकिंग में भी गुजरात 2018 से लगातार नंबर 1 बना हुआ है। अब लोग कहेंगे गुज्जू भाई हैं, इनको तो बिजनेस आता ही है। अरे बिजनेस तो आता है, लेकिन बिजनेस करने वाला माहौल भी तो देना पड़ता है बॉस। वो माहौल दिया गया है। तो 2018 से स्टार्टअप में रैंकिंग नंबर 1 है, और 2021 में भी गुजरात नंबर 1 पर रहा। सभी राज्यों की परफॉर्मेंस को देखते हुए यह अवार्ड दिया जाता है। यह अवार्ड उसी राज्य को मिलता है जहां स्टार्टअप के लिए रिफॉर्म, सपोर्ट, इनोवेशन, मार्केट एक्सेस, फंडिंग समेत कई मानक सबसे बेस्ट होते हैं, और यह गुजरात में हर साल होता है। अब केजरीवाल जी वहां अपनी पार्टी का स्टार्टअप कर रहे हैं, तो वो उसमें जीरो कर दिए ये सारे काम को। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए गुजरात में 150 सरकारी अधिकारियों को भी जिम्मेदारी दी गई। इन अधिकारियों ने 300 प्राइवेट निवेशकों को स्टार्टअप में निवेश करने के लिए प्रेरित किया। नरेंद्र मोदी के गुजरात के सीएम रहते हुए गुजरात को यूएन से भी अवार्ड मिला था। साल 2010 में गुजरात को यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस अवार्ड मिला। गुजरात सरकार की स्वागत यानी स्टेट वाइड अटेंशन ऑन ग्रीवांसेस विद एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, इस क्षेत्र के लिए अवार्ड मिला। 23 जून 2010 को स्पेन के बार्सिलोना में यह अवार्ड दिया गया था। इंटरनेशनल अवार्ड भी जिस गुजरात को मिलता रहा, वहां केजरीवाल जी का रिपोर्ट कार्ड कहता है कि गुजरात तो फेल है। इनोवेशन और इंडस्ट्री पर गुजरात ने कैसे काम किया, उसका एक उदाहरण आज ही देखने को मिला। वेदांता समूह और ताइवान की फॉक्सकॉन कंपनी ने सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने के लिए गुजरात सरकार के साथ आज ही 2 MOU साइन किए। वेदांता समूह इसके लिए करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने वाली है। पहले यह प्लांट महाराष्ट्र में लगने वाला था। इसके अलावा तेलंगाना और कर्नाटक जैसे राज्य भी इस मेगा प्रोजेक्ट की रेस में थे, लेकिन आखिरकार बाजी किसने मारी? गुजरात में निवेश के माहौल और गुजरात सरकार की नीतियों को देखकर वहां पर निवेश का फैसला हुआ।
भारत को सेमीकंडक्टर हब बनाने का पीएम मोदी का सपना है। आज के जमाने में हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है और पिछले साल से सेमीकंडक्टर की बड़ी शॉर्टेज दुनिया में चल रही है। इस साल जुलाई में सेमीकंडक्टर उत्पादन पर पॉलिसी बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? गुजरात, जहां कहा जाता कि कोई काम नहीं हुआ। तो जो लोग कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि 27 साल में कुछ नहीं हुआ, वो तो दिखा ही रहा हूं। कह रहे हैं अगला 5 साल में भी यहां कुछ नहीं होगा। अगला 5 साल का तो इतना बड़ा सर 1.5 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट आ गया। सेमी कंडक्टर का प्रोजेक्ट आ गया गुजरात में, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना को पीछे छोड़कर। वो इसलिए आया क्योंकि सेमीकंडक्टर पर सबसे पहले पॉलिसी गुजरात ने बना ली। जो लोग कहते हैं कि गुजरात में कुछ नहीं हुआ, उन्हें यह भी देखना चाहिए कि गुजरात में एजुकेशन सेक्टर में कैसा काम हुआ। स्वास्थ्य में तो गुजरात नीति आयोग की रिपोर्ट में नंबर 1। सर्व शिक्षा अभियान के आंकड़ों के मुताबिक गुजरात में पिछले 20 साल में 1,45,000 क्लासरूम बनाए गए। 1,45,000। 20 साल में 1,85,000 टीचर्स की नियुक्ति हुई। पिछले 7 साल में 3 लाख से ज्यादा छात्र प्राइवेट स्कूलों को छोड़कर सरकारी स्कूल में शिफ्ट हुए हैं गुजरात के अंदर। कोविड के बाद ऑनलाइन एजुकेशन मुहैया कराने में गुजरात देश के अग्रणी राज्यों में एक है। ज्ञानकुंज प्रोजेक्ट के तहत गुजरात में 15,000 स्मार्ट क्लासरूम बनाए गए। 2022-23 में 24,000 अतिरिक्त स्मार्ट क्लासरूम बनाए जाएंगे। गुजरात में प्यूपिल टीचर रेशियो, यानी कितने छात्रों पर एक टीचर है, वो रेशियो है 28:1 का, यानी 28 छात्रों पर एक टीचर है गुजरात में। जबकि दिल्ली में, जिसका एजुकेशन मॉडल जो है वो न्यूयॉर्क टाइम्स छाप देता है, वहां प्यूपिल टीचर रेशियो प्राइमरी स्कूल में 33:1 का, यानी 33 छात्रों पर एक टीचर है। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के सीएम बने तो उन्होंने गुजरात के एजुकेशन सेक्टर को बेहतर बनाने के लिए 2 बड़ी योजनाएं लागू। इनमें एक योजना थी कन्या केलावनी योजना, जिसमें लड़कियों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना, और दूसरी योजना थी शाला प्रवेशोत्सव, जिसमें स्कूल ड्रॉप आउट की संख्या को कम करना था। 2003 में ये योजनाएं शुरू हुई थी और इसका असर क्या हुआ आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि ये शिक्षा का नरेंद्र मोदी मॉडल, क्योंकि उन्होंने सीएम रहते ये किया था, ये आज तक आप तक पहुंचा ही नहीं होगा। दिल्ली मॉडल जो है वो घूम रहा है, ये गुजरात और मोदी मॉडल जरा आपको सुनाता हूं। शिक्षा का मोदी मॉडल सुनिए। शिक्षा का मोदी मॉडल, इसके बारे में आपको पता ही नहीं होगा क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स नहीं छापता ना ये सब, ये हम बताते हैं। 2000 से लेकर गुजरात के अंदर, ये गुजरात का बता रहा हूं, तब वहां नरेंद्र मोदी सीएम थे। 2001 में 2001 में जो 5वीं क्लास, एक से फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 5th स्टैंडर्ड, इसमें जो ड्रॉप आउट रेट था, मतलब जो बच्चे बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते थे, वो ड्रॉप आउट रेट था 21%। मतलब 100 बच्चे अगर स्कूल जाते थे गुजरात में, तो उसमें से 21 बच्चे साल 2000-2001 में ड्रॉप आउट हो जाते थे, 1 से 5 के बीच ही पढ़ाई छोड़ देते। नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद जो योजनाएं शुरू की, उसका असर यह हुआ कि 2010-2011 तक यही ड्रॉप आउट रेट ये घटकर कितना हो गया पता है आपको? सोचिए कितना हुआ होगा। 21% से नरेंद्र मोदी इसको घटाकर ले आए मात्र 2% पर। मात्र 2%। 100 में से 21 बच्चे फर्स्ट से 5th स्टैंडर्ड के बीच गुजरात में पढ़ाई छोड़ देते थे साल 2000-2001 में। नरेंद्र मोदी ने बतौर मुख्यमंत्री जो शिक्षा के क्षेत्र में सुधार किया, उसका नतीजा हुआ कि 100 में से मात्र 2 बच्चे स्कूल छोड़ने लगे। 19% का रिडक्शन आया ड्रॉप आउट में। लड़कियों की साक्षरता, यह सब न्यूयॉर्क टाइम्स में नहीं छपता है बॉस, यह सब पाठशाला में आके पढ़ना पड़ता है। लड़कियों की साक्षरता गुजरात के अंदर 13% बढ़ गई, ऊपर चली गई नरेंद्र मोदी के बतौर मुख्यमंत्री रहते। यह मोदी मॉडल है शिक्षा का, जिसके बारे में देश में चर्चा भी नहीं हुई।
और बिना चर्चा ही वो आदमी पीएम तक पहुंच गए। चर्चा हो गई होती तो क्या होता। इसी दौरान स्कूलों को इंफ्रास्ट्रक्चर और संसाधन भी मुहैया करवाए गए। 1,21,358 ये क्या है? ये विद्या सहायक नियुक्त किए गए, मतलब जो पढ़ाई में योगदान दे रहे थे। 75,748 इतने क्लासरूम बने। ये सिर्फ 6-7 साल का बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी जब चीफ मिनिस्टर थे। 50,914 टॉयलेट बने। क्यों? क्योंकि लड़कियों को लगता था टॉयलेट नहीं है तो स्कूल में जाएंगे कैसे, रहेंगे क्या करेंगे, इसलिए भी ड्रॉप आउट होते थे। टॉयलेट बना के दिए गए। 21,000 प्लस, ये क्या बनाए गए? 21,000 प्लस साइंस के लैब बनाए गए। साइंस लैब इतना किया कि बोर्ड भर गया है बॉस। 4,53,409 बेंचेस लगाई गई। 13,560 स्कूलों को कंप्यूटर दिए। 32,772 स्कूलों को बिजली मिली। 32,772 स्कूलों को पीने का स्वच्छ पानी दिया गया। पिछला वाला में भी 32,000 था। यह हुआ नरेंद्र मोदी के शिक्षा मॉडल में, जो न्यूयॉर्क टाइम्स नहीं छापता बॉस। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के सीएम थे तब उन्होंने गुजरात में कैसे काम किया, उनका रिपोर्ट कार्ड भी आपके सामने रखता हूं। नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2001 में गुजरात के सीएम का पद संभाला था। फिर 2002 से लेकर 2010 तक 8 साल में गुजरात की विकास दर 10.5% रही, डबल डिजिट में। 8 साल, जबकि इससे पहले के 8 साल यानी 94 से 2002 तक गुजरात की विकास दर मात्र 5.9% होती थी। नरेंद्र मोदी डबल डिजिट में ले गए। तो जो कह रहे हैं 27 साल से कोई काम ही नहीं हुआ, वो तो 27 तो छोड़िए, मैं तो 8 साल में बता रहा हूं डबल डिजिट में गुजरात की विकास दर। नरेंद्र मोदी ने जब गुजरात संभाला था तो 2002-2003 में प्रति व्यक्ति आय के मामले में गुजरात देश में 6ठे नंबर पर था। 2005-2006 में गुजरात ने प्रति व्यक्ति आय के मामले में तमिलनाडु, केरल, पंजाब जैसे राज्यों को पीछे छोड़कर तीसरे नंबर पर जगह बना ली। 2005 से 2012 के बीच गुजरात में कृषि विकास दर 11% थी, जबकि राष्ट्रीय औसत 3% का था। देश में कृषि की विकास दर 30% पे चल रही थी, गुजरात में 11% बॉस। लोग कहते हैं कुछ हुआ ही नहीं गुजरात में 27 साल में। ये तो मैं अभी सिर्फ नरेंद्र मोदी का बता रहा हूं। 2009-10 में जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा राष्ट्रीय औसत के हिसाब से 15% था, जबकि गुजरात में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा 27% से ऊपर था। गरीबी का आकलन करने में तेंदुलकर कमेटी के पैमाने के हिसाब से 1993-94 से लेकर 2004-05 के 11 साल में गुजरात में गरीबी 6% कम हुई थी, जबकि 2004-05 से लेकर 2009-10 के बीच सिर्फ 5 साल में गुजरात में गरीबी 9% कम हो गई। साक्षरता के मामले में गुजरात ने 2001 से 2011 के बीच 10% का जंप लिया, जो उसके बराबर वाले किसी भी राज्य से ज्यादा थी। 79.3% साक्षरता दर के साथ गुजरात तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे राज्यों के करीब आ गया था। साल 2003 में नरेंद्र मोदी ने ज्योति ग्राम योजना शुरू की। इसका मकसद था सभी गांवों में 24 घंटे बिजली पहुंचाना। साल 2006 तक स्कीम को गुजरात के 18,000 गांव में लागू कर दिया गया। इस स्कीम की वजह से वाटर पंप के जरिए सिंचाई के लिए पानी मिलना सुनिश्चित हुआ। इससे ग्रामीण इलाकों में जीवन जीने के स्तर में सुधार आया। सिंचाई के लिए 8 घंटे पानी मिलने लगा। इस स्कीम की सफलता की वजह से ही साल 2006 में केंद्र में भी ऐसी ही योजना लागू की गई। राज्य से कॉपी करके केंद्र में हुआ। लोग कहते हैं 27 साल कुछ नहीं। बॉस, पब्लिक मूर्ख थोड़ी है, मूर्ख थोड़ी है पब्लिक कि 27 साल कुछ नहीं होगा और कहेंगे तुम बने रहो सीएम, तुम चलाते रहो सत्ता, और जिसने कुछ नहीं किया उसको उठा के बना देंगे प्राइम मिनिस्टर। और गुजरात में सारी लोकसभा सीट भी आती है नरेंद्र मोदी बीजेपी को। चलिए थोड़ी देर के लिए मान लें कि वहां कुछ ऐसा है कि विधानसभा में जीत जाते हैं, लोकसभा में गए तो गुजरात के लोगों को अगर 27 साल में कुछ नहीं हुआ तो बदला ले लेना चाहिए था। वहां भी भर भर के सीट देते हैं। गुजरात को भारत के निवेश का गेटवे बनाने के लिए साल 2003 में नरेंद्र मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात इन्वेस्टर समिट शुरू किया। साल 2012-13 में एफडीआई के मामले में 2,470 करोड़ के साथ गुजरात 6ठे नंबर पर था।
2001 में भूकंप के बाद भुज को फिर से बसाया गया। इसके लिए 70,000 नई भूकंप रोधी इमारतें बनाई गई। 2001 की तुलना में भुज का इलाका 4 गुना फैल गया। भुज आज इंडस्ट्रियल हब है। वो भुज जिसको उस वक्त लोग देखकर कहते थे कि बॉस ये खड़ा कैसे होगा, ये तो खत्म हो गया, तहस नहस हो गया। आज वही भुज इंडस्ट्रियल हब बन गया। जुलाई 2022 को नर्मदा कैनाल के जरिए नर्मदा पानी का नदी का पानी जो है वो कच्छ तक पहुंच गया। इस नहर का सपना मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने देखा था। अब कच्छ के रेगिस्तानी इलाके में पानी मिल रहा है। गुजरात के सीएम रहते हुए नरेंद्र मोदी के कैसे हेल्थ सेक्टर में काम किया, उसका एक किस्सा आपको सुनाता हूं। भारत में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नारायण हेल्थ की चेन स्थापित करने वाले डॉक्टर देवी शेट्टी ने नरेंद्र मोदी का एक किस्सा बताया था कि गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी बेंगलुरु गए और नारायण हेल्थ सिटी का दौरा किया। तब नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर देवी शेट्टी से कहा कि वो चाहते हैं कि ऐसे ही अस्पताल गुजरात में भी हो। डॉक्टर देवी शेट्टी ने कहा कि ऐसे ही प्रस्ताव पहले भी कई मुख्यमंत्री दे चुके थे, लेकिन उसके बाद होता कुछ नहीं है सर। उन्हें लगा कि मोदी जी भी ऐसा ही करेंगे, लेकिन 6 हफ्ते के अंदर उन्हें नरेंद्र मोदी के ऑफिस से फोन आया। यह बताया गया कि गुजरात में 4 जगह हॉस्पिटल बनाने के लिए जमीन तैयार है। डॉक्टर देवी शेट्टी ने कहा कि वो हैरान रह गए। फिर वो अहमदाबाद गए, जमीन देखी। 2 महीने के अंदर अस्पताल बनाने के लिए जमीन हमें ट्रांसफर कर दी गई। 18 महीने में अस्पताल बनकर तैयार हो गया और नरेंद्र मोदी ने उस अस्पताल का उद्घाटन भी कर दिया 18 महीने में। लेकिन केजरीवाल जी कहते हैं 27 साल में गुजरात में कुछ नहीं हुआ। अरविंद केजरीवाल के पहले दावे का तो टेस्ट हमने कर लिया। आप खुद तय कर लीजिए कि गुजरात में कुछ हुआ या नहीं हुआ। मैंने आपको बताया कि गुजरात में 27 सालों में क्या हुआ, कैसे गुजरात देश को लीड कर रहा है। अब अरविंद केजरीवाल जी के दूसरे दावे यानी दिल्ली मॉडल का भी टेस्ट करते हैं, क्योंकि यही वो कह रहे हैं कि वो गुजरात में इंप्लीमेंट करें। अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली मॉडल की बात करते हैं तो शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करते हैं। वो दावा करते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य में उनकी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। उनके काम की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। जो बात अरविंद केजरीवाल कहते हैं वही बात गुजरात में उनके नेता भी दोहराते हैं। आज ही मेरे शो राष्ट्रवाद में आम आदमी पार्टी के गुजरात के अध्यक्ष ने दावा किया कि दिल्ली में 500 से ज्यादा स्कूल खुले हैं। एक बार उनका दावा सुनाता हूं, फिर इसका टेस्ट करता हूं। आप कह रहे हैं दिल्ली के अंदर क्लासरूम बना दिए, मतलब नए स्कूल बना दिए। ऐसे में कितने दिल्ली के अंदर नए स्कूल बने हैं अगर आप कैलकुलेट करें? ऐसे अगर हम कैलकुलेट करें तो 500 से ज्यादा नए स्कूल बने हैं। लेकिन आरटीआई लगी थी सर, उसमें कहा गया कि दिल्ली में 63 नए स्कूल बने हैं। सर कोई आरटीआई बारटीआई नहीं है, सब फर्जी बात है। कोई आरटीआई नहीं, मैं बोल रहा हूँ, ऑन स्क्रीन बोल रहा हूँ, 500 से ज्यादा नए सरकारी स्कूल सर आरटीआई है सर। गुजरात में 6000। अरविंद केजरीवाल जी ने आरटीआई के लिए लड़ाई लड़ी है सर। आप आरटीआई को फर्जी बता रहे हैं। फर्जी बात है, कोई आरटीआई नहीं है। अरे गोपाल भाई आरटीआई है। 500 से ज्यादा नए सरकारी स्कूल बने हैं। यह आम आदमी पार्टी के गुजरात के अध्यक्ष हैं, कह रहे हैं कि कोई आरटीआई नहीं, सब बेकार होता है और 500 से ज्यादा स्कूल खुले हैं। सच्चाई क्या है जो आरटीआई के हवाले से जवाब मिला? आरटीआई क्या कहती है? आरटीआई के मुताबिक 2015 से 2022 तक, 2015 से 2022 दिल्ली में कितने स्कूल खुले? 63 स्कूल खुले। यह आरटीआई में लिख कर दिया गया है। भाई आपने 500 स्कूल के लिए कहा था, दावा किया था, नहीं बना, बोलिए ठीक है बना देंगे, लेकिन 63 स्कूल खुद आरटीआई में लिख कर दे रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं 500 से ज्यादा खुला हुआ है। जबकि 2015 से 2021 के बीच, 2015 से 2021 के बीच इसी दिल्ली में 16 सरकारी स्कूल, ये क्या हुआ इनके साथ? ये बंद हो गए। 16 सरकारी स्कूल दिल्ली में बंद भी हुए हैं, यह भी आपको बता दे रहा हूं। अरविंद केजरीवाल जी दावा करते हैं कि दिल्ली का एजुकेशन सिस्टम दुनिया में बेस्ट है। उन्होंने सरकारी स्कूलों को बेस्ट बना दिया है, लेकिन आंकड़े ये नहीं कहते। शीला दीक्षित की सरकार और अरविंद केजरीवाल सरकार की अगर तुलना करें तो 2013-14 में केजरीवाल वर्सेस शीला दीक्षित,
शीला जी की स्पेलिंग ठीक लिखी है मैंने, शीला दीक्षित, ठीक है। अच्छा, हिंदी में लिखने कह रहे हैं हमारे प्रोड्यूसर। तो केजरीवाल वर्सेस शीला दीक्षित। शीला जी तो अब नहीं है, लेकिन उन्होंने भी जो दिल्ली में काम किया वो तो आज भी है, तो इसकी चर्चा कर लेते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बता रहा हूं, 2013-14, 2013-14 सरकारी स्कूल में 16,10,410 एडमिशन हुए। सरकारी स्कूल का बता रहा हूं। और 2019-20 में 2019-20 15,19,000 और 651 एडमिशन हुए। सरकारी स्कूल का बता रहा हूं। अब सवाल यह है कि दिल्ली में दावा है कि सरकारी स्कूल बेहतर हो गए, लेकिन 16 लाख एडमिशन से घटकर 15,19,651 हो गया। अब करीब 1 लाख के आसपास एडमिशन कम हो गया। ये बच्चे कहां चले गए अगर स्कूल अच्छा हुआ था तो? और आप कहेंगे कि हो सकता है स्टूडेंट कम हुए हों। नहीं बॉस, प्राइवेट स्कूल की बात कर लीजिए। प्राइवेट स्कूल का देखिए, ये तो सरकारी का बताया। प्राइवेट स्कूल का क्या हाल है? 2013-14 में प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कितना था? 13,61,000 और 169 एडमिशन था। और यही 2019-20 में प्राइवेट स्कूल का एडमिशन दिल्ली के अंदर यह बढ़कर हो गया 16,89,000 और 911, यानी वहां करीब 3 लाख से ज्यादा बढ़ गया। और सरकारी स्कूल में एडमिशन शीला दीक्षित के जमाने से घटकर 15 लाख हो गया, 1 लाख के करीब घट गया। लेकिन कहा जाता है कि दिल्ली में स्कूल जो है वो बेहतर कर दिए गए। अगर बेहतर स्कूल है, बेहतर पढ़ाई है, तो बच्चे प्राइवेट स्कूल की तरफ क्यों जा रहे हैं? स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस की बात कर लीजिए। स्टूडेंट का परफॉर्मेंस क्या रहा है? 2012 में 10th का आपको बता रहा हूं, दिल्ली का 98.83% रिजल्ट था। यह था शीला दीक्षित के जमाने में। और केजरीवाल जी के जमाने में 2022 में आपको बता रहा हूं, 10th का बता रहा हूं। और 10th का रिजल्ट इस बार 2022 में कितना रहा है? 81.36%। अब बताइए, जो शीला दीक्षित के जमाने 99% था वो 81 हो गया। अब कंपार्टमेंट वालों को जोड़कर कहा जा रहा है कि भाई 97% हो गया। न्यूयॉर्क टाइम्स में आपने शीला दीक्षित का छपते हुए नहीं देखा होगा एजुकेशन मॉडल। क्लास 10th के आंकड़े को दिखाकर दिल्ली सरकार बेस्ट एजुकेशन मॉडल की बात भी कहती है। लेकिन क्लास 10th के परफॉर्मेंस की सच्चाई को अगर आपको समझना है तो आपको क्लास 9th के भी आंकड़े देखने हैं कि दिल्ली में क्लास 9th का हाल क्या है। दिल्ली का बता रहा हूं, 9th का रिजल्ट। और ये 9th का देखिएगा तो समझ में आएगा कि 10th का रिजल्ट क्या हो रहा है। 2014-15 में 9th में कितने बच्चे फेल हुए आपको पता है? 48% फेल हो गए। मतलब 100 बच्चे एग्जाम दिए 9th में तो 48 फेल हो गए। 2015-16 में फेल होने वालों का आंकड़ा और बढ़कर 49% हो गया फेल। यह है दिल्ली का एजुकेशन मॉडल। 2016-17 में करीब 47% फेल हो गए। फेल, यह है एजुकेशन मॉडल। 2017-18 में 9th स्टैंडर्ड में दिल्ली में 42% फेल हो गए। अब इसके लिए एक तर्क यह दिया जाता है कि 8वीं तक तो फेल करने से मना किया गया है, इसलिए 9वीं में जो है बच्चे आ जाते हैं ऐसे जो कि थोड़े कमजोर होते हैं। पर अगर आपका एजुकेशन मॉडल इतना अच्छा है तो 8वीं तक भी बच्चे अच्छे ही पढ़ने चाहिए। तो 9वीं में आधे बच्चे फेल हो जा रहे हैं और एजुकेशन मॉडल इतना शानदार है कि न्यूयॉर्क टाइम्स में छप जा रहा है। और ये तो सबके लिए था 1 से 8 का नियम। अब होता क्या है कि बच्चे क्लास 8 पास करके 9th में जाते हैं। 9th में औसतन 100 में से 50% बच्चे के आसपास फेल हो जाते हैं। तो 10th में पहुंच ही वो बच्चे रहे हैं जो पढ़ने में थोड़े तेज हैं।
इसलिए 10th का रिजल्ट थोड़ा बेटर है। बावजूद इसके 2012 की तुलना में 17% जो है वो बच्चे कम पास हुए। बताइए, अब न्यूयॉर्क टाइम्स ये सब नहीं छापता है। अरविंद केजरीवाल गुजरात में यह भी दावा कर रहे हैं कि दिल्ली में उनकी सरकार ने वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बनाए, सबका इलाज फ्री में हो रहा है। अरविंद केजरीवाल से एक कदम आगे बढ़कर गुजरात आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष गोपाल इटालिया ने आज मेरे शो राष्ट्रवाद में कहा कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के हर एरिया में अस्पताल खोल दिया है। एक बार उनका बयान सुनिए, फिर बताता हूं। शानदार अस्पताल दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने हर एरिया में एक बड़ा सा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बनाया, काफी अभी निर्माण हर एरिया में। मैं डाटा निकाल करके आपको बताऊंगा। हर एरिया में, ये क्या बात हो गई? अभी मैं बताऊं, द्वारका में 1200 बेड का एक सरकारी अस्पताल बना है। आप जाइएगा कभी। गोपाल भाई, जिन लोगों को हार्ट अटैक आया होगा ये सुनकर कि उनके एरिया वाला अस्पताल कहां है जो उनको मिल नहीं रहा, वो किस अस्पताल में जाएं फिर? देखिए, दिल्ली के सारे लोग जानते हैं साउथ कि दिल्ली में कौन सा बना है? क्लिनिक भी शानदार बना है, चलिए ठीक है, अस्पताल भी साउथ शानदार दिल्ली मैंने में मोहल्ला कौन सा क्लिनिक बनाया है? आपने बनाया, मोहल्ला क्लिनिक का क्रेडिट मैं नहीं छीन रहा, मोहल्ला क्लिनिक आपने बनाया है। क्या करूं, हंसी आ ही गई, ऐसी बात बोल दी, क्योंकि फैक्ट्स पता है मुझे। अब आपको बताता हूं, क्या सच में दिल्ली के हर एरिया में एक नया हॉस्पिटल खुला है? आरटीआई, यहां भी आरटीआई बड़ी नामुराद चीज है, इसमें सब निकल कर आ जाता है। लेकिन निकल के आने पे भी क्या है, दिखाते तो हमारे जैसे कुछ लोग। एक आरटीआई के मुताबिक अप्रैल 2015 से लेकर मार्च 2019 तक 2019 इस वक्त दिल्ली में नए अस्पताल कितने खुले? नए अस्पताल खुले और उसका आंकड़ा है 0, ZERO। तो गुजरात आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष कह रहे हैं हर एरिया में अस्पताल खुल गया। आरटीआई वाले पता नहीं क्या गलत जानकारी दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कोई अस्पताल ही नहीं खुला, 0 खुला। फिर इस साल अगस्त के एक आरटीआई में दावा किया गया कि 1 जुलाई 2021 से लेकर 2021 से लेकर 1 जुलाई 2022 इस दौरान कितने अस्पताल खुले? ये इसलिए पूछा गया क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने कहीं कह दिया था कि 6 महीने में अभी अस्पताल के लाइन लग जाएगी। इसमें भी 0, ZERO, 0 अस्पताल खुले। और ये आरटीआई के आंकड़े हैं, और ये उस राज्य के आंकड़े हैं जहां के मुख्यमंत्री गुजरात जाकर कहते हैं कि 27 साल में 0 काम हुआ, और वहां दिल्ली में क्या काम हुआ है वो आपके सामने। अच्छा, अभी ये तो बताया नहीं, शीला दीक्षित जी का रह गया। शीला दीक्षित के बारे में कांग्रेस बताती नहीं है। शीला दीक्षित, इनके जमाने में क्या हुआ? 2013-14 के बीच 2013-14 16 नए अस्पताल बन रहे थे। 16 नए, ये वो शीला दीक्षित स्टार्ट करके गई थी, और ये भी पूरे नहीं हो पाए। जो बन रहे थे वो भी पूरे नहीं हुए, जो बनाने थे वो तो कहां है पता नहीं, हर एरिया वाले जो बन रहे थे वो भी पूरे नहीं हुए। और इसमें साल 2020 में आरटीआई कहती है कि इन 16 में से अपने नए वाले नहीं, इन 16 में से 2 कोविड हॉस्पिटल जो है, 2 कोविड अस्पताल पूरे हुए। मतलब जब उस वक्त पूरे हुए होंगे तो उनको कोविड अस्पताल घोषित कर दिया गया होगा, क्योंकि तब कोविड चल रहा था। अच्छा, फिर आपको एक बताता हूं, मोहल्ला क्लिनिक दरअसल वो हर एरिया में जो अस्पताल बता रहे थे आम आदमी पार्टी के गुजरात के अध्यक्ष, वो दरअसल कहना चाह रहे होंगे कि हर एरिया में मोहल्ला क्लिनिक खुला है। अच्छा, मोहल्ला क्लिनिक का आपका वादा था कि कितना मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे? था कि 1000 खोलेंगे। अभी कितने खुले हुए हैं कुल मोहल्ला क्लिनिक, या कितने खुले थे? 519।
519, यानी जितने खोलने थे वो भी अभी नहीं खुले हैं। और इसमें से जो आप कहिए लोहे के कंटेनर में, जो लोहे के कंटेनर में चल रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक, उनकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या है 326। तो 519 में से 326 तो लोहे के कंटेनर में चल रहे हैं। और किराए के घर में कितने चल रहे हैं? किराए के घर में चल रहे हैं 166। तो ये मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल है। तो दिल्ली के जिस एजुकेशन मॉडल को वर्ल्ड क्लास बताया जाता है, उसका एक दूसरा पहलू भी है। एजुकेशन और स्वास्थ्य का आपको आंकड़े के हिसाब से बता दिया, लेकिन एजुकेशन का एक और पहलू आपको दिखाना चाहता हूं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये दक्षिणी पूर्वी दिल्ली के मोलारबंद राजकीय उच्चतर माध्यमिक बाल विद्यालय की है। स्कूल में बच्चे लोहे के बड़े बड़े पोर्टेबल केबिन में पढ़ाई करते हैं। जैसे मोहल्ला क्लिनिक का बताया ना कि लोहे के कंटेनर में भी चलता है, वैसे स्कूल चल रहा है लोहे के कंटेनर में। पिछले 3 साल से स्कूल के बच्चे चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, इन्हीं लोहे के केबिन में पढ़ाई कर रहे हैं। हमारी टीम ने स्कूल का दौरा किया। स्कूल के टीचर्स, प्रिंसिपल और स्टाफ इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि बच्चे लोहे के केबिन में पढ़ाई कर रहे हैं। वो लगातार यही कहते रहे कि स्कूल की नई बिल्डिंग बनने तक बच्चों के लिए व्यवस्था की गई थी, लेकिन अब सभी बच्चे स्कूल की बिल्डिंग में पढ़ रहे हैं। स्कूल स्टाफ की बातों की पड़ताल की गई और स्कूल के पास की इमारत की छत से जब देखा गया तो पता चला कि अभी भी कई बच्चे लोहे के केबिन में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। अब सोचकर देखिए कि जो ये गर्मी और उमस है, उसमें लोहे के केबिन में कैसा माहौल रहता होगा। 3 साल से बच्चे इसी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं और हमारे सहयोगी ने छत पर से, बगल की छत पर से जब वीडियो लिया तब ये दिखा। स्कूल के आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि स्कूल की बिल्डिंग पिछले 3 साल से बन ही रही है और इस दौरान बच्चे इसी तरह से लोहे के केबिन में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। स्कूल में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो टीन की शेड में कब से बैठ के पढ़ रहे हैं? कम से कम 3 साल से तो हो गए इनको। 3 साल से हैं ये? तो 3 साल से क्यों बैठे हैं ये? 3 साल से ये काम चल रहा है, जब से बैठे हुए हैं। जब काम कंप्लीट हो जाएगा तो हटा दिया जाएगा वैसे जब। तो ये बताइए कि जो टीन का जो शेड है इसमें तो गर्मी भी खूब लगती होगी? नहीं, गर्मी तो बच्चों को लगती है। उनके लिए कूलर के लिए व्यवस्था भी करी गई थी इसमें अभी, तो वो भी हटा दिया गया है इनमें। बिल्डिंग कब से बन रहा है? 3 साल से हो गए इनको अभी। 3 साल से बिल्डिंग बना, यानी कि 3 साल से बच्चे इसी टीन के शेड में बैठ के पढ़ रहे हैं? जी हाँ। मोलरबंद सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल लीना अस्थाना से जब पूछा गया कि बच्चे लोहे के कैबिन में क्यों पढ़ रहे हैं, तो वो इससे मुकर गए। उनका कहना है कि अब बिल्डिंग बन गई है तो बच्चों को इसमें शिफ्ट किया जा रहा है। प्रिंसिपल मैडम ने ये तो कह दिया कि सारे बच्चे कल से ही बिल्डिंग में पढ़ाई करेंगे। जो बच्चे जो अंदर जो वो शेड में पढ़ रहे हैं उसको लेकर के जरा मुझे जानकारी दे दीजिए। नहीं, उसकी तो बेंचेज आ गई हैं, सारी बेंचेज आ गई। बेंच के कारण अभी रुका हुआ था और वो सारी बेंचेज आ गई हैं और सारा लगा देंगे कल से सारे बच्चे उसमें बैठे। तो लगभग यहाँ बच्चे जो है 3 साल से पढ़ रहे हैं उसके शेड के नीचे, तो इतनी सारी परेशानियाँ कि गर्मी और वो तमाम जो परेशानियाँ है, सर्दी है, बारिश है, हाँ, तो उसको लेकर के क्या कुछ है मतलब? सारा उपाय किया हुआ है। देखिए बड़ा सा मोटर लगा हुआ है जो हम पानी, देखिए कल बारिश हुई है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, कल बारिश हुई है, सारा निकाल दिया गया, सारा पानी निकाला जाता है और बड़ी मोटर लगाई है। और धूप, अब प्राकृतिक आपदा पर तो नहीं प्राकृतिक आपदा तो नहीं, जैसे धूप है वो टीन के शेड में, उसमें टीन का शेड जो तपता बहुत ज्यादा है गर्मी में, तो फिर उसमें सारे में पंखे लगे हुए हैं। और उसके बाद जो उपाय किया गया, नई बिल्डिंग बन गई है, नई बिल्डिंग में सारे बच्चे अभी भी पढ़ रहे हैं बच्चे, ऐसा नहीं है नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन 3 साल ना बड़ा लंबा वक्त होता है। 3 साल 2 साल कोरोना के बीच में तो आप जानते हैं कि सब कुछ बंद पड़ा था, फुल्ली लॉकडाउन था, उसके कारण देर हुई। तो अभी भी तो बाकी मैं देख रहा हूँ कि फिनिशिंग वगैरह हुआ नहीं, वो लिफ्ट वाला आपका जो पार्ट है, बाकी वो चीजें सारा कुछ हो रहा है, हो जाएगा सारा। प्रिंसिपल मैडम खुद कह रही है कि अंदर मोटर लगा हुआ है जिससे जो है वो पानी जो है वो निकलता है। मतलब आप मान रही हैं कि अंदर पानी भर जाता हो। टीन के शेड गर्म होते होंगे, इस पर पूछा गया तो बोली अंदर पंखा लगा है। सोचिए टीन के शेड में पंखा क्या ही असर दिखाता होगा। लेकिन ये दिल्ली का वो एजुकेशन मॉडल है जो आपको नहीं दिखाया जाता। मेरा बस इतना कहना है, ऐसा नहीं है कि दिल्ली में कुछ काम नहीं हुआ है, दिल्ली में भी कुछ तो काम हुआ है, लेकिन इसको और बेहतर करने की जरूरत है। वैसे ही गुजरात में 0 काम हुआ है ये भी नहीं कहा जा सकता, वहां भी बहुत सारा बेहतर काम हुआ है। जब आप
लोगों की बात करें, लोगों के हक की बात करें तो फैक्ट्स पर होना चाहिए। और नेताओं से फैक्ट्स ना मिले तो फिर पाठशाला में आइए, हम तो हैं ही देने के लिए। पाठशाला में अब वीडियो ब्रेकिंग का चैप्टर। लोगों की भीड़ है और हवा में जूते चप्पल उछल रहे हैं। ध्यान से देखेंगे तो लोग हाथ में चप्पल लहरा रहे हैं। अब तक आपने देखा होगा कि किसी भी सभा में मौजूद भीड़ मोबाइल के टॉर्च की रोशनी दिखाती है, लेकिन इस सभा में तो स्टेज पर लोगों को चप्पल जूते दिखाए जा रहे हैं। तस्वीरें आई हैं राजस्थान के पुष्कर से, जहां गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के अस्थि विसर्जन कार्यक्रम में लोगों ने अपने गुस्से का इजहार किया। दरअसल इन लोगों का गुस्सा गहलोत सरकार के प्रति था। अस्थि विसर्जन कार्यक्रम में हंगामा खेल मंत्री अशोक चांदना के भाषण से शुरू हुआ। मंत्री जी बोल ही रहे थे कि लोगों ने सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लगाने के साथ मंच की ओर चप्पल फेंकना शुरू कर दिया। यहाँ मौजूद लोगों ने मुख्यमंत्री गहलोत के बेटे वैभव को गुर्जर समाज में बोलने का मौका तक नहीं दिया। बड़ी संख्या में लोग चप्पल और जूते लहरा रहे थे। गुर्जर समाज के लोगों के गुस्से को देखते हुए सभी कांग्रेसी नेताओं को मौके से उल्टे पांव भागना पड़ा। अचानक हुई इस घटना से मंत्री जी के साथ मौजूद अन्य नेता घबरा गए और कार्यक्रम छोड़ जान बचाकर भागे।